गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आइए, हमने पिछले वीडियो में अलंकार समास के विषय में पढ़ा था। आज हम छंद के विषय में पढ़ेंगे, जो कि छंद अति महत्वपूर्ण है। ये हमारे कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 व 12 की कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये तैयारी की भी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम छंद को देखते हैं कि छंद की परिभाषा होती है कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। तो छंद की परिभाषा होता है कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। तो छंद के आदि कवि पिंगल माने जाते हैं। तो छंद के आदि कवि आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत के छंदों के जन्मदाता आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला है। आइए छंद के तत्व को पढ़ें, यानी छंद को जानने के लिए हमें छंद के तत्वों को विषय में जानना अति आवश्यक है। तो छंद के कई तत्व होते हैं। पहले इसमें है वर्ण किसे कहते हैं? यानी मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह ये वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो हमारे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के वर्ण होते हैं बच्चों। पहला होता है ह्रस्व, जिसे हम लघु भी बोलते हैं, दो नामों से जाना जाता है। दूसरा होता है दीर्घ, जिसे गुरु के नाम से जाना जाता है, गुरु भी कहते हैं। तो इन दोनों वर्णों के दो नाम हैं। ह्रस्व का नाम लघु है और दीर्घ का नाम गुरु भी बोला जाता है। आइए अब ह्रस्व स्वर जाने कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का, यानी ह्रस्व स्वर की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, यानी बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी एक मात्रा होती है, इनकी एक मात्रा होती है। इस प्रकार इसको चिन्ह से हम दिखा सकते हैं। मात्रा को दो लघु वर्ण मिल करके एक दीर्घ के बराबर होते हैं। तो आइए हम जानते हैं ह्रस्व स्वर की पहचान कैसे। जैसे कि यहाँ ह्रस्व स्वर जैसे हैं कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, का, की, कु आदि, इस प्रकार के ये ह्रस्व स्वर हमारे आएंगे। अब ह्रस्व मात्रा की हमें पहचान करनी है कि कैसे हम पहचानेंगे कि जैसे हम हम मात्रा लगाना है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो ये ह्रस्व मात्रा की पहचान होती है कि संयुक्ताक्षर वर्ण, जो संयुक्ताक्षर वर्ण होते हैं वो हमारे ह्रस्व की श्रेणी में आते हैं, ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। जैसे इसमें आपका त्र हो गया, छ हो गया आदि, ये त्रा, छा, ज्ञा, स्रा, ये हमारे संयुक्ताक्षर वर्ण कहलाते हैं। ये संयुक्ताक्षर वर्ण ह्रस्व की श्रेणी में आते हैं। दूसरा होता है चंद्र बिंदु वाले वर्ण, जिसमें चंद्र बिंदु लगा हो। यदि उसमें हमें मात्रा लगाना है तो हम लघु की मात्रा यानी एक मात्रा लगाएंगे। जैसे आपका यहाँ हो गया हंसना, हंसना आदि। तो चंद्र बिंदु वाले वर्ण भी इसकी एक मात्रा गिनी जाएगी, फा की, हा की भी। जैसे फसना, हंसना। उसके बाद ह्रस्व मात्रा वाले वर्ण, ह्रस्व मात्रा वाले वर्ण जैसे यहाँ हम देखेंगे कि जैसे की लगा है, कुलक है आदि। अगर इसकी हम मात्रा गिनेंगे तो एक मात्रा गिनेंगे। जैसे की है या कु है तो इसकी हम एक मात्रा गिनेंगे। अब हलंत व्यंजन वाले वर्ण, जो हलंत व्यंजन वाले वर्ण होते हैं वो भी ह्रस्व स्वर के ही अंतर्गत आते हैं। उनकी भी एक ही मात्रा होती है। जैसे लिखेंगे हम अहम, अहम में ये जो माँ है इसकी एक मात्रा होगी। अगला है स्वयं, ऐसा लिखेंगे स्वयं, तो इसकी भी एक ही मात्रा होगी।
तो दूसरा हमारा होता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर का जो है दुगना समय लगता है उसे जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी दो मात्रा होती है, इसको हम इस चिन्ह से इंगित करते हैं अंग्रेजी में यस की तरह। तो इसको जब हम गिनेंगे जो है तो दो गिनेंगे, इसकी मात्रा दो होती है। तो दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर का दुगना समय यानी ज्यादा समय लगे उसे जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की दो मात्राएं होती हैं। इसको जो है यस की तरह जो है इंग्लिश में हम चिन्ह से इंगित करते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, ये हर्ष स्वर का दुगना समय लग रहा है। जैसे छोटा कहते थे जल्दी हो जाता था, मगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ इत्यादि। अब आइए दीर्घ स्वर की मात्रा की पहचान कैसे हम जो है कि जब मात्रा लगाने लगेंगे कैसे पहचान करेंगे। तो जैसे अनुस्वार युक्त वर्ण होते हैं, अनुस्वार युक्त वर्ण जो है हमारे ये दीर्घ कहलाते हैं। जैसे लिखेंगे हम कंत, फिर जो है आनंद, ये इसमें जब मात्रा लगाने लगेंगे कंत में तो ये वाली मात्रा लगाएंगे दो मात्रा, इसमें भी ना में जो है ये हम दो मात्रा लगाएंगे। इसके लिए जो इसलिए अनुस्वार युक्त अगर वर्ण आते हैं मात्रा लगाना है तो हम उसकी दो मात्रा लगाएंगे। अब दूसरा आता है विसर्ग वाले वर्ण, यानी जिसमें विसर्ग लगा हो, यानी यहाँ की जैसे मात्रा लगी हो, जैसे दुख, रामः इत्यादि। तो इसमें भी अगर इसकी हम मात्रा गिनेंगे तो दो मात्रा गिनेंगे। अगर रामः की यहाँ की मात्रा गिनेंगे तो यहाँ भी दो। तो ये विसर्ग वाले भी जो है वर्ण दीर्घ स्वर में आते हैं। अगला दीर्घ मात्रा वाले वर्ण, ये भी दीर्घ गिने जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कौन, कौन, काम, त्याग, इसमें भी जो है ये इसमें मात्रा दीर्घ की लगेगी, इसमें भी मात्रा दीर्घ की लगेगी। तो अगला छंद का तत्व है चरण। अगला हमारा दूसरा है चरण। तो प्रत्येक छंद पाद या चरणों में विभाजित होता है। तो जो चरण होता है ये हमारा प्रत्येक छंद, जो भी छंद होगा हमारा ये छंद पाद या चरणों में विभाजित होता है। तो प्रत्येक चरण में 4 छंद होते हैं। प्रत्येक छंद में मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं, परंतु कुछ छंदों में 6 चरण भी देखे जाते हैं। तो 4 छंद वाले जैसे चरण है हमारा दोहा, चौपाई, रोला इत्यादि। और जो है 6 चरण वाले जो है हमारे देखेंगे जैसे कुंडलिया आदि हैं, ये 6 चरण इसमें मिलते हैं। अगला हमारा होता है क्रम। क्रम जैसे जो है कि इसकी होता है क्रम, वर्ण या मात्राओं की व्यवस्था को हम क्रम कहते हैं। जिसमें वर्ण और मात्रा की व्यवस्था हो हमारा क्रम कहलाता है। जैसे जो है कहत कत परदेसी की बात, या कोई भी उदाहरण हो जाएगा तो यही जो है कि यानी क्रम हमारा होगा। वर्ण या मात्राओं की व्यवस्था को हम क्रम कहते हैं। अगला मात्रा है। अगला जो है छंद के प्रकार में मात्रा है कि वर्ण का उच्चारण करने में जो समय लगता है। वर्ण हम कोई वर्ण बोल रहे हैं जैसे छोटा आ, बड़ा आ, तो वर्ण का उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अगला है गति। पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को हम जो है गति कहते हैं। यानी जब हम पढ़ रहे हैं तो जो स्पष्ट सुखद प्रवाह उत्पन्न हो रहा है उसे हम गति कहते हैं। अगला है यति। छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को जो है यति कहते हैं। जैसे को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जगमन धावत, जहाँ रुक जा रहे हैं थोड़ा से हम, जैसे को पापी पंचत्व, तो यहाँ रुक जा रहे हैं तो जो है यहाँ जो है हमारे इसी रुकने के स्थान को हम क्या कहेंगे, यत कहेंगे। तो छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यत कहते हैं। अगला है हमारा तुक। छंद के चरणों के अंत में एक समान व उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय उत्पन्न होती है उसे जो है तुक कहते हैं। तो अगला तुक हुआ कि छंद के चरणों के अंत में एक समान आने वाले या उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय होती है उसे तुक कहते हैं। तो छंद के तत्व में अगला हमारा आता है शुभाक्षर। ये शुभाक्षर माने शुभ अक्षर। तो इनकी संख्या जो है शुभाक्षरों की 15 है। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, दा, धा, ना, या, सा, छ, ज्ञा।
यानी कविता के प्रारंभ में इन जो है वर्णों को रख करके हम कविता की रचना कर सकते हैं। इसलिए ये 15 जो वर्ण हैं ये शुभाक्षर के नाम से जाने जाते हैं। अगला हमारा 9वां नंबर है अशुभाक्षर। अशुभाक्षर को हम जो है दग्धाक्षर भी कहते हैं। इनको कविता के प्रारंभ में नहीं रखना चाहिए। यानी अगर कविता की रचना हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं तो इन जो है कि वर्णों को प्रारंभ में नहीं रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इनका दोष परिहार भी है। तो ये वर्ण है जैसे अंगा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, बा, भा, मा, या, रा, ला, सा, हा। ये जो है अशुभाक्षर के नाम से जाने जाते हैं ये वर्ण जो है। अगला हमारा आता है वर्णिक गण। तो 3 वर्णों के समूह को हम वर्णिक गण कहते हैं। यानी 3 वर्णों के समूह को हम वर्णिक गण कहते हैं। सूत्र होता है या माता राजभान सलगा। इसी सूत्र से जो है 8 गणों को निकाल सकते हैं। जैसे देखेंगे पहला या माता राजभान सलगा, तो या से हमारा क्या हो गया, यह गण 3-3 का जोड़ा हम बना रहे हैं 3 वर्णों के समूह को। तो 3-3 वर्णों को जो है बना करके हम जोड़ा बनाएंगे। तो या पहले ले लेंगे, या से हमारा हो गया यह गण। दूसरा क्या हो गया, माँ से मगण। तीसरा है ता से हो गया तगण। अगला है चौथा चा से हो रा है, रा से रगण। फिर जा है, जा से हो गया जगण। फिर भा है, भा से हो गया भगण। फिर जो है ना है, ना से हो गया नगण। फिर अगला सा है, तो सा से हो गया सगण। तो ये 8 हमारे गण बन गए। अब इनका देखेंगे संकेत क्या है। तो अब यहाँ देख रहे हैं या माता, इधर लिख देंगे सूत्रगत उदाहरण है या माता। तो इसमें एक जो है लघु है, 2 गुरु है, तो इसका हम संकेत लगा दिए, 1 लघु 2 गुरु हो गए। फिर दूसरा हमारा हो रहा है मातारा, यहाँ से 3-3 का जोड़ा बना रहे हैं मातारा। तो मातारा को जो है तीनों में गुरु है, इसलिए तीनों गुरु का चिन्ह लिख दिए। फिर अगला है तराज, 3-3 का क्रम बन रहा है ताराज। तो 2 इसमें गुरु है, 1 लघु है, तो 2 गुरु हो गए, 1 लघु हो गए। अगला हमारा बन रहा है राजभा। इसमें जो है राजभा में पहला गुरु है, दूसरा लघु है, तीसरा फिर गुरु है, तो इसमें गुरु लघु गुरु हो गया। फिर अगला 3 का ले रहे जभान। तो जा ये छोटा है, भा बड़ा है और ना छोटा है, तो जभान, तो इसमें लघु गुरु लघु हो गया। फिर अगला 3 का ले रहे भानस। तो इसमें भा जो है हमारा बड़ा है और 2 लघु है, तो ये दीर्घ हो गया, 2 लघु हो गया। अब फिर अगला बन रहा है नसल। तो नसल में तीनों देख रहे हैं नसल, तो तीनों जो है लघु लघु हैं, इसलिए लघु की मात्राएं लिख दिया गया। अब अगला है सलगा। तो इसमें जो है 2 लघु है, 1 गुरु है। तो उदाहरण के लिए जैसे देख रहे हैं कि या माता, वैसे यशोदा हो गया। मातारा का जो है मायावी हो गया, तीनों में गुरु गुरु हो रहे हैं। इसमें ताराज में जैसे तालाब शब्द बन रहा है, तो ये ता भी बड़ा है, ला भी बड़ा है, बा भी बड़ा है। अब जैसे राजभा है वैसे राम जी है, राम जी हो गया शब्द, इसमें रा बड़ा है, माँ छोटा है, जा बड़ा है। फिर जभान, तो जभान में जैसे जलेश, कलेश, महेश इत्यादि हो गए, जा लघु है, ला जो है ये दीर्घ है। फिर उसके बाद सा जो है लघु है। फिर जैसे जो है कि मानस है उसे भारत हो गया, भा बड़ा हो गया, 2 लघु हो गए। फिर नसल को शहर नगर, तो इसमें भी तीनों लघु लघु हैं। जैसे सलगा, तो सलगा में हमारा जो है 2 लघु है, 1 गुरु है। तो कविता हो गया, तो 2 लघु 1 गुरु हो गए, जैसे कविता, सविता, सरिता इत्यादि। आज का वीडियो यहीं तक। अब अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।